हाय, संपूर्ण में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड व्यक्तित्व टॉपिक करके। अब पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड में बुद्धि टॉपिक। बुद्धि जो टॉपिक है उसमें आज इस वीडियो में हम पहले डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद बुद्धि के प्रकारों के बारे में बात करेंगे और बुद्धि के जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर सिलेबस के अनुसार बता देता हूँ ताकि आपको और डिफ़िकल्टी ना हो समझने में। प्रथम स्तर यानी कि लेवल फर्स्ट का सिलेबस है जिसमें यहाँ पर व्यक्तित्व टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, ये जो व्यक्तित्व टॉपिक दिख रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम व्यक्तित्व के जो और प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लेवल 2 का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। लेवल 2 का सिलेबस ये रहा, जिसमें आज हम व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में बात करेंगे। दोनों का सिलेबस सेम ही है, इसलिए मैं इन दोनों सिलेबसों को एक साथ में लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, बुद्धि का सिलेबस हाँ ये रहा, और यहाँ पर भी बुद्धि का सिलेबस ये रहा। व्यक्तित्व हमने कर लिया है, बुद्धि वाला टॉपिक बाकी है तो उसको हम पढ़ रहे हैं। संकल्पनाएं, सिद्धांत, इसका मापन कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, तो बहुबुद्धि सिद्धांत पर जोर डालते हुए हम पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बुद्धि की पहले परिभाषा देख लेते हैं। बुद्धि का मतलब सामान्य अर्थों में अगर आप देखें तो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियाँ होती हैं एवं मानसिक योग्यता है जिससे व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन की क्षमता प्रदान करती है। यही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहले है गाल्टन, विभेदीकारिता व चयन की शक्ति को ही का नाम क्या बुद्धि दिया गया है। ये किसका कहना था? गाल्टन का। ठीक है, क्या कि जब हम किसी दो चीज़ों में विभेद करते हैं यानी कि फ़र्क बताते हैं, उसे वो उस शक्ति को ही क्या कहा जाता है? बुद्धि। ये किसका कहना था? गाल्टन का। फिर उसके बाद आए रॉबिन्स एंड रॉबिन्स। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से है जिसमें समस्या समाधान, समायोजन क्षमता, अमूर्त चिंतन, अनुभवों से लाभ उठाना आदि शामिल है। ये किसने कहा था? रॉबिन्स और रॉबिन्स ने। क्या कहा था? बुद्धि से तात्पर्य है संज्ञानात्मक व्यवहार जो है उसके संपूर्ण वर्ग से। अब संपूर्ण वर्ग में क्या क्या आता है? समस्या समाधान, समायोजन क्षमता, अमूर्त चिंतन, अनुभवों से लाभ उठाना आदि शामिल है। अब बात करते हैं वुंड्रो की। वुंड्रो की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। बुद्धि ज्ञान अर्जन की योग्यता है। जब हम ज्ञान अर्जन करने की जो हमारी कैपेसिटी है, योग्यता है, उसे ही बुद्धि कहा गया है। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को पढ़कर ज्ञान अर्जन कर रहे हो तो ये जो कैपेसिटी आपके अंदर है ज्ञान अर्जन करने की, उसको ही क्या कहा गया है? बुद्धि। किसके द्वारा कहा गया है? वुंड्रो के द्वारा। वुडवर्थ की बात करते हैं। वुडवर्थ यानी बुद्धि कार्य करने के लिए एक विधि है। ये किसका कहना था? वुडवर्थ का। जो काम करने की विधि है उसको बुद्धि कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ के द्वारा। हमने वुंड्रो की डेफिनेशन पढ़ी और वुडवर्थ की पढ़ी, कंफ्यूज नहीं होना है। ज्ञान अर्जन की योग्यता की किसने कहा था? ये वुंड्रो ने। और वुडवर्थ ने क्या कहा था? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब बात करते हैं स्टाउट की। स्टाउट का क्या कहना था? सतर्क रहना बुद्धि है। स्टाउट स से आगे वाला वर्ड स्टार्ट हो रहा है, मतलब शब्द स्टार्ट हो रहा है, वर्ण। तो यहाँ पर भी सतर्क रहना, आगे वाला वर्ण क्या है? सतर्क में स। तो स्टाउट से सतर्क, ये याद हो सकता है, कीवर्ड से याद करने की कोशिश करना। सतर्क रहना बुद्धि है। ये किसका कहना था? स्टाउट। अब स्टर्न की बात करते हैं। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं एवं परिस्थितियों की समायोजन की शक्ति है। जीवन की जो नवीन शक्तियाँ होती हैं, मतलब समस्या होती है, उन परिस्थितियों में समायोजन की शक्ति बुद्धि है। स्टर्न का कहना था। टर्मन का क्या कहना है? बुद्धि तार्किक अमूर्त चिंतन की योग्यता। टर्मन की डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टर्मन की। और एक नेक्स्ट है बर्ड की डेफिनेशन। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है तथा जन्मजात समस्या जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। ये किसका कहना था? बर्ट का। ये याद रखनी है और टर्मन की याद रखनी है। बर्ट ने क्या कहा था? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। जो भी हम समस्या हमारे सामने आती है उसके समाधान की योग्यता क्या है? बुद्धि है। तथा जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता भी क्या है? बुद्धि। ये किसका कहना था? बर्ट का। अब स्पीयरमैन की डेफिनेशन देख लेते हैं। बुद्धि पारस्परिक चिंतन है जो दो वस्तुओं में सहसंबंध बताती है। दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध है वो बताने का कार्य कौन करता है? बुद्धि। ये किसका कहना था? स्पीयरमैन का। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी याद रखेंगे। आगे बहुत सारी डेफिनेशन है, बोर नहीं होना है और समझते रहना है। ठीक है,
कोल सैनिक बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, ये किसका कहना था? कोल सैनिक का। बर्किंघम का क्या कहना था? बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये इंपॉर्टेंट है। बर्किंघम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट क्लासेस में आया हुआ है क्वेश्चन में। बर्किंघम का क्या कहना था? बुद्धि सीखने की योग्यता है। फिर उसके बाद रॉबर्ट स्टर्नबर्गर का क्या 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 कहना था? बुद्धि विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन है, जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है या फिर अनुकूलन करता है। ये किसका कहना था? रॉबर्ट स्टर्नबर्गर का। इनकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादातर वही डेफिनेशंस लाया हूँ इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है और पिछले क्लासों में आ गई है। हालांकि ये ज़्यादा लग रही होंगी आपको डेफिनेशंस कि इतनी सारी एक साथ बता रहे हैं सर, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है और हमें वो मैं बता रहा हूँ, और हमें उस तरह से तैयारी करनी है कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना, या फिर कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन बाहर ना जाए। हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं सारे डेफिनेशंस लाया हूँ। जेनसन बुद्धि बिजली की तरह समान होती है, जिससे परिभाषित करने के बजाय मापना आसान है, ये किसका कहना था? जेनसन का। ठीक है। उसके बाद आता है बोरिंग के अनुसार बुद्धि वह है जिससे बुद्धि परीक्षा मापता है, उसे क्या कहा गया है? बुद्धि। एडी वेस्लर बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, वह विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन करता है, ये किसका कहना था? वेस्लर का। ठीक है। बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है, यानी कि जो नॉर्मली सार्वजनिक योग्यता है सभी के पास होती है, बुद्धि जैसी योग्यता, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने उद्देश्यपूर्ण जो भी उसका लक्ष्य है कोई काम करने का, उसका लक्ष्य है कोई पढ़ने का, तो वो अपने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है, क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन करता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में बुद्धि की क्या डेफिनेशन दी गई है? प्रत्यक्षकरण करने और सीखने, समझने, जानने की योग्यता को बुद्धि कहा गया है ऑक्सफोर्ड में। अल्फ्रेड बिने की 2 डेफिनेशन है। बुद्धि ठीक से निर्णय लेने की, ठीक से बोध करने व ठीक से तर्क करने की योग्यता है। और दूसरी डेफिनेशन इसने क्या दी थी? अल्फ्रेड बिने ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि इन चारों शब्दों से में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना, ये किसका कहना था? अल्फ्रेड बिने का। इस बात को ध्यान में रखना। डियर बोर्न ने क्या कहा था? बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? अनुभव से जो लाभ उठाने की शक्ति वो बुद्धि है, ये किसका कहना था? डियर बोर्न ने। वुंड्री बुद्धि ज्ञानात्मक अर्जन की योग्यता है, ये किसका कहना था? वुंड्री का। जो वुंड्रो हमने पहले पढ़ा था वही डेफिनेशन रिपीट हुई है, सॉरी टाइपिंग एरर के कारण हुआ होगा। बुद्धि जो ज्ञान अर्जन की योग्यता है हमने पहले पढ़ लिया था। और उसके बाद रेक्स एंड नाइट की क्या है? बुद्धि सभी मानसिक योग्यताओं में समान रूप से विद्यमान है, ये किसका कहना था? रेक्स और नाइट का। स्टोर्ड का क्या कहना था? बुद्धि उन क्रियाओं के समझने की योग्यता है जिनमें कठिनाई, अमूर्तता, जटिलता, मितव्ययिता, सामंजस्य, उपयोगिता, मौलिकता की क्षमता है। इस प्रकार से हमने जो बुद्धि की जो सारी डेफिनेशंस थी उनको पढ़ लिया है। आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेके इनको अपनी नोट्स वाली बुक में उतार लें और फिर बाद में ही इनको देख देख कर याद करें। ठीक। गाल्टन 1 हो गया, रॉबिन्स 2, वुंड्रो 3, वुडवर्थ 4, स्टाउट 5, स्टर्न 6, टर्मन 7, बर्ट 8, स्पीयरमैन 9, कोलसेनिक 10, बर्किंघम 11, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 12, जेनसन 13, बोरिंग्स 14 और एडी वेस्लर 15, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में 16, अल्फ्रेड बिने की 2 हैं, इस प्रकार से 18 हुई, डियर बोर्न की 19, वुंड्री जो रिपीट हुई है इसलिए उनको नहीं गिना जाएगा, रेक्स एंड नाइट 19 और स्टोरडार्ड की 20, यानी टोटल 20 डेफिनेशन है, जिसमें से मैंने मेनली 10 तो बताई होंगी जो इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करके फिर याद करने की कोशिश करना। अब बुद्धि के प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। बुद्धि के प्रकार यानी कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती थी, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का कहना था। मुख्यतः 3 अलग वैज्ञानिकों ने 3 अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए, तो हम उन बुद्धि के प्रकार को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। तो बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकारों का वर्णन किया, थॉर्नडाइक और गैरेट ने। ठीक है। कितने प्रकार बताए बुद्धि के? 3। कि उनका कहना यह था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है सामान्यतः। पहले अमूर्त बुद्धि, जिसमें पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि या पुस्तकीय बुद्धि है, जैसे कवि, लेखक और चित्रकार इन अमूर्त बुद्धि में आते हैं। अमूर्त बुद्धि का मतलब वही, अमूर्त शब्द का मतलब मैंने आपको पहले से समझा दिया है, लेकिन पिछले वीडियो में फिर से समझा देता हूँ। हम जो इमेजिन करते हैं उसे ही अमूर्त कहा गया है। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति इमेजिन करके कोई कार्य करता है या फिर सोचता है उसे ही अमूर्त बुद्धि कहते हैं या फिर पुस्तकीय बुद्धि कहते हैं। तो ऐसी बुद्धि किस में होती है? कवि में, क्योंकि कवि सारी कविता इमेजिन करके लिखता है।
लेखक है, चित्रकार है, ये सभी अपने इमेजिनेशन से काम करते हैं, इसलिए इसे अमूर्त बुद्धि कहा गया है। ये किसका प्रकार बताया गया है? बुद्धि का। किसने बताया? थॉर्नडाइक और गैरेट ने। अमूर्त या यांत्रिक बुद्धि, ये व्यापारी होते हैं और आर्किटेक्ट होते हैं, जिनमें क्या कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त या फिर व्यापारी बुद्धि। लास्ट बची सामाजिक बुद्धि। जो जो समाज में रहकर व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहते हैं या फिर समाज में जागरूक व्यक्ति होने के नाते कार्य करते हैं, उस उन्हें सामाजिक बुद्धि की श्रेणी में लाया जाता है, जैसे कि नेता। ठीक है, तो हमने थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकारों को पढ़ा। बुद्धि के प्रकार कितने हैं? थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार 3। बुद्धि के प्रकारों में हमने पढ़ा कि थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार जो है वो अमूर्त बुद्धि है, जिसमें कवि और लेखक आते हैं। सेकंड प्रकार मूर्त बुद्धि है, जिसमें कौन? आर्किटेक्ट और व्यापारी आते हैं। और तीसरा प्रकार है सामाजिक बुद्धि, जिसमें नेता आते हैं। तो थॉर्नडाइक जो थे, उनके अनुसार पहले सिद्धांत हमने पढ़ लिया बुद्धि के प्रकार। पहले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत प्रकार बताए थे वो पढ़ लिया। अब बुद्धि के दूसरा प्रकार कैटल और हॉर्न ने बताया था। किसने बताया था? कैटल और हॉर्न ने बुद्धि का दूसरा प्रकार बताया था, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहली बुद्धि तरल बुद्धि कहलाती है और दूसरी बुद्धि क्या कहलाती है? ठोस बुद्धि। पहली बुद्धि को तरल बुद्धि कहा और दूसरी बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा। जब एक व्यक्ति जन्मजात बुद्धि, जो मतलब जन्म के साथ उसके अंदर बुद्धि होती है या फिर ज्ञान अर्जन करने की कैपेसिटी होती है, उसे तरल बुद्धि कहा गया। और जब व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है, उसे ठोस बुद्धि कहा गया। एक व्यक्ति में नॉर्मली 2 बुद्धियाँ होती है, जैसे कि आपका जन्म हुआ होगा या फिर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, तो उसे ही तरल बुद्धि कहा गया है। अब जब वो बच्चा अपने अनुभव से सीखता है तो उसे ठोस बुद्धि कहा गया है। अधिकतम विकास, अब यहाँ पर मैंने चार्ट बना के समझाने की कोशिश की है कि बुद्धि का अधिकतम विकास, जो तरल बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो कब होता है? किशोरावस्था में। और ठोस बुद्धि का अधिकतम विकास वयस्क अवस्था में होता है, क्योंकि वयस्क जो व्यक्ति होता है उसे अनुभव ज़्यादा होते हैं। तो ठोस बुद्धि का जो विकास है वो वयस्क अवस्था में होता है। बुद्धि का विकास लंबवत होता है। कौन सी बुद्धि का? तरल बुद्धि का। क्षितिज विकास किस में होता है? ठोस बुद्धि में। कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान की योग्यता किस में होती है? तो वो तरल बुद्धि में होती है। अनुभव द्वारा या ज्ञान व कौशलों की वृद्धि किस में होती है? ठोस बुद्धि में, जहाँ पर हम ज्ञान अर्जित करते हैं अपने अनुभव के द्वारा, तो उसे ठोस बुद्धि कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने दूसरे वैज्ञानिक कौन? केटल व हॉर्न, उनका जो सिद्धांत था वो पढ़ा है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। बुद्धि के प्रकारों में थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे बुद्धि के, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। उसके बाद केटल व हॉर्न आए, जिन्होंने 2 प्रकार बताए, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि उसे कहा गया है जो जन्मजात होती है, और ठोस बुद्धि उसे कहा गया है जो अर्जित होती है। तरल बुद्धि लंबवत होती है, कल्पना चिंतन की शक्ति होती है और अधिकतम विकास इसका किशोरावस्था में होता है। ठोस बुद्धि का अधिकतम विकास वयस्क अवस्था में होता है, क्षैतिज दिशा में इसका विकास होता है और अनुभव और ज्ञान और कौशलों में वृद्धि होती है। अब आखिरी वैज्ञानिक बचे हैं हेब। हेब ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 2। तो हम 2 प्रकारों को पढ़ लेते हैं, टाइप ए या फिर बुद्धि ए और बुद्धि बी। बुद्धि ए को वंशानुगत कहा गया, जो जन्मजात बुद्धि होती है वही। वहाँ पर तरल बुद्धि केटल व हेब ने बताए थे, यहाँ पर टाइप ए कर दिया है बस, जिसे जीनोटाइप कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है जीनोटाइप का, तो ध्यान में रखना। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जो वंशानुगत बुद्धि होती है उसे। और वातावरण से अंतःक्रिया करने पर जो बुद्धि प्राप्त होती है उसे टाइप बुद्धि बी कहा गया है, जिसे वर्नर के अनुसार क्या कहा गया है? फिनोटाइप। वर्नर ने तीसरा प्रकार भी बताया। हेब ने तो 2 ही प्रकार बताए, बुद्धि अ या फिर बुद्धि ए या फिर बुद्धि बी, लेकिन वर्नर ने तीसरा प्रकार भी बताया, जिसका नाम क्या है? सी, बुद्धि ग या सी, जिसके द्वारा बुद्धि परीक्षण मापा जा सकता है। ठीक है, तो हमने 3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, हेब, केटल और थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिए, 3 प्रकार बताए, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। केटल व हॉर्न ने 2 प्रकार बताए, कौन कौन से? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। उसके बाद हेब ने 2 प्रकार बताए थे और उनके साथ वर्नर ने एक तीसरा प्रकार जोड़ा। 2 प्रकार हेब ने कौन कौन से बताए थे? बुद्धि अ, जो वंशानुगत होती है, जिसे जीनोटाइप कहा गया है, और बुद्धि ब, जो वातावरण से अर्जित होती है, जिसे बुद्धि ब कहा गया है, और इसे फिनोटाइप वर्नर के द्वारा कहा गया है। लास्ट बुद्धि वर्नर ने एक और जोड़ी, जिसे सी या बुद्धि ग कहा गया। यह बुद्धि परीक्षण को मापता है, उसे ही बुद्धि सी या फिर बुद्धि ग कहा गया।
अब बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बुद्धि के प्रकार पढ़ लिए हैं और बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ ली हैं। आज हम अब पढ़ रहे हैं क्या, बुद्धि के सिद्धांतों को। तो ये सिद्धांत टोटली मैंने यहाँ पर 10 आपको पढ़ाऊँगा मैं आगे नेक्स्ट, तो उनको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। ये किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। अल्फ्रेड बिने के द्वारा बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया गया था। इसको याद कैसे करोगे? तो अल्फ़ाबेट जो है उनमें पहला अक्षर क्या है? पहला अल्फ्रेड अ, स्वर में पहला क्या आता है? अ। वैसे ही पहला यानी कि एक क्या है? एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। वैसे भी याद कर सकते हो। तो एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। उनका क्या कहना था और उन्होंने क्या सिद्धांत में बातें कही थी वो देखते हैं। बुद्धि एकीकृत एवं अभिव्यक्ति इकाई है जिसे अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। बुद्धि एक ही है, उसके कोई भी भाग नहीं है। इसलिए एक तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के अनुसार, ठीक है। इतनी ही बात याद रखो। आगे उन्होंने जो कहा वो देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति किसी एक पक्ष में बुद्धिमान होता है वह अन्य पक्षों में भी बुद्धिमान होता है। यानी कि इनका कहना यह था, अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करने में कैपेबल है तो वो दूसरे काम भी कर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति डांस करने में कैपेबल है तो वो आसानी से गाना भी सीख सकता है। कोई चित्रकारी करने में अच्छा है तो वो राइटिंग सीख सकता है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति एक काम कर सकता है तो वो दूसरा काम भी कर सकता है। ऐसा किसका कहना था? अल्फ्रेड बिने का। उन्होंने एक बुद्धि सिद्धांत दिया। 9 में से 10 में से एक सिद्धांत हो गया। अब बचे कितने? 9। सेकेंड सिद्धांत पढ़ते हैं, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन। ये नाम से ही पता चलता है, स्पीयर और मैन दो शब्द हैं। तो स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत दिया। एक तत्व अल्फ्रेड बिने ने और द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने। इनका कहना था बुद्धि दो भागों में बटी हुई है। एक तो है सामान्य बुद्धि और दूसरी है विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि जो जन्मजात होती है उसे सामान्य बुद्धि कहा गया। विशिष्ट बुद्धि जो वातावरण से प्राप्त की जा सकती है उसे विशिष्ट बुद्धि कहा गया, ठीक है। अब विशिष्ट बुद्धि और सामान्य बुद्धि के बारे में समझना है तो सामान्य बुद्धि उसे कहा जाता है जो जन्म से व्यक्ति में होती है और विशिष्ट बुद्धि उसे कहा गया है जो वातावरण से प्राप्त होती है। जैसे एक बच्चा है जो जन्म होते ही जिसे पता है कि भूख लगने पर रोना चाहिए, या फिर आँखों से देखा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, वस्तुओं को महसूस करना है, वो जन्मजात शक्ति है या फिर बुद्धि है। लेकिन उसे फ़ोन चलाना जन्म से आता है? नहीं आता है। तो वो क्या हो गया? विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। स्पीयरमैन ने और सामान्य बुद्धि को उन्होंने एस कहा और सामान्य बुद्धि को जी कहा यानी जनरल फैक्टर कहा, और विशिष्ट बुद्धि को एस कहा। इसलिए जीएस मॉडल भी कहा जाता है द्वितत्व सिद्धांत को, ठीक है। स्पीयरमैन का ये सिद्धांत जीएस तत्व सिद्धांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन से सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है? जीएस। जी का मतलब क्या होता है? जनरल यानी सामान्य, और एस का मतलब स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के अनुसार। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का व्यक्ति में जी तत्व की अधिकता होती है, यानी कि जनरल यानी कि सामान्य तत्व अधिक होता है एक व्यक्ति में, जिसमें मानसिक ऊर्जा नाम दिया गया, और सामान्य तत्व बुद्धि को ही मानसिक ऊर्जा भी नाम दिया जाता है। तो हमने अभी तक दो सिद्धांत पढ़े। पहला पढ़ा एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया, दूसरा पढ़ा द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। अब त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया है, जिसको हम समझते हैं, जो कि छोटा है ये त्रितत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक वही स्पीयरमैन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी एस तत्वों के साथ एक और सामूहिक तत्व जोड़ा। यह सिद्धांत भी विवादास्पद रहने के कारण सर्वमान्य नहीं हो सका। स्पीयरमैन ने दो सिद्धांत दिए। पहले देखो, अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि एक ही है, अगर कोई व्यक्ति एक काम कर सकता है तो वो दूसरा काम कर सकता है। तो वैज्ञानिकों ने इस मत का खंडन किया। तो फिर दूसरा सिद्धांत आया, कौन सा? स्पीयरमैन का। उनका क्या कहना था? बुद्धि दो प्रकार की होती है, सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि वो जो जन्मजात होती है, विशिष्ट बुद्धि वो जो वातावरण से ज्ञात की जा सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बुद्धि तो मतलब कि ये सिद्धांत ही काम का नहीं है, दूसरे सिद्धांत पर देखते हैं, बात करते हैं। तब स्पीयरमैन ने फिर से त्रितत्व सिद्धांत दिया। उनका कहना था एक तो सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और इन दोनों का मिला हुआ जो रूप क्या कहलाता है? तीसरा तत्व। यानी कि तीन प्रकार बताए थे त्रितत्व में। कौन सा? सामान्य जी, एक एस और जी एस, ये तीन तत्व बताए, जिसमें जी एस को क्या कहा इन्होंने? सामूहिक तत्व। तो द्वितत्व और त्रितत्व, यहाँ पर पीछे तत्व शब्द है वो देखना। द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, एक तत्व अल्फ्रेड बिने ने। तीन सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं 10 में से, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं चौथा सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। अब बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार व्यक्ति जितने भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व के अंतर्गत पाए जाते हैं। मतलब कि
एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, मतलब कि एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, उसे तत्व कहा गया है, ऐसा समझो, ठीक है। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग तत्व पाए जाते हैं एक व्यक्ति में, उसे बहुतत्व सिद्धांत कहा गया थॉर्नडाइक द्वारा। तो बहुतत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक द्वारा। इनके अनुसार व्यक्ति जितने भी मानसिक क्रिया करता है उतने बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं उतने तत्व बुद्धि के। थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की, यानी कि रेत का जो ढेर होता है उससे की। ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल की गति की चर्चा कर की। कौन कौन सी ऊंचाई की, चौड़ाई की, क्षेत्रफल व गति की चर्चा की है। इनके अनुसार आधार पर सिद्धांत कहलाता है। इसका सिद्धांत, इस सिद्धांत का क्या नाम दिया गया? दूसरा आधार सिद्धांत यूँ नाम दिया गया है। बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो अन्य नाम है वो आपको अच्छे से याद करने होंगे बहुतत्व सिद्धांत के, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। एक तो है बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत किसने दिया था नाम? तो थॉर्नडाइक ने। या फिर बालू का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उसके बाद आधार पर सिद्धांत, ये किसने कहा था? तो थॉर्नडाइक ने। तो इन सिद्धांतों के नाम को याद रखना। अभी तक हमने 4 सिद्धांत पढ़े। एक तत्व अल्फ्रेड बी ने, द्वितत्व और त्रितत्व स्पीयरमैन ने, फिर बहुतत्व थॉर्नडाइक ने। अब समूह तत्व की बात करते हैं। समूह तत्व यानी कि ग्रुप फैक्टर, वही समूह तत्व थ्रस्टन ने दिया था। एक कौवा प्यासा था, मीन्स कि थ्रस्टी को एक कौवा प्यासा था, तो उसने बहुत सारे एक ग्रुप में कंकड़ जो थे वो घड़े में डाले थे। ऐसा एग्जाम्पल से याद करो, वैसे ही समूह तत्व सिद्धांत कहा गया। तो थ्रस्टन और समूह मीन्स के ग्रुप से थ्रस्टन याद रख सकते हो आप। थ्रस्टन समूह तत्व सिद्धांत वस्तुतः स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक के बहुतत्व सिद्धांत के मध्यवर्ती है। यह लाइन याद नहीं रखोगे चलेगा। थ्रस्टन ने अपनी कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर यह प्रक्रिया निकाली कि प्राथमिक मानसिक की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है, जिन्हें प्रधान मानसिक क्षमता प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहा जाता है। तो ये प्राइमरी PMAS, ये शब्द याद रखना है। PMAS सिद्धांत किसने दिया? तो थ्रस्टन ने। ये शब्द याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ किसने दी? तो थ्रस्टन ने। फिर से मैं बता रहा हूँ, अभी 5वां सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पहला एक तत्व जो अल्फ्रेड बिने ने, द्वितत्व और त्रितत्व स्पीयरमैन ने, फिर समूह बहुतत्व थॉर्नडाइक ने। अब समूह तत्व 5वां सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जो किसके द्वारा दिया गया था? तो थ्रस्टन के द्वारा। अब थ्रस्टन के बारे में और बातें देख लेते हैं। प्राइमरी एबिलिटीज़ इनकी, हाँ मतलब कि इस सिद्धांत को प्राइमरी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटीज़ या फिर PMAS भी कहा जाता है। इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए। कौन कौन से? प्रक्षेपणात्मक, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक योग्यता, स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता। SNV, ये मतलब कि जो प्रक्षेपण में S आता है, फिर उसके बाद अंक योग्यता में N आता है, V आता है, W आता है, M आता है, तो उससे ही SNVWMRP इज इक्वल टू इंटेलिजेंट, ऐसा बताया गया था। तो ये इतना याद नहीं रखना आपको, बस इतना याद रखना है समूह तत्व या फिर PMAS थ्योरी किसने दी थी? थ्रस्टन ने। तो हमें अभी तक कितने सिद्धांत पढ़ लिए हैं? अगर आपको कोई पूछे तो आप कितने सिद्धांत बताओगे? 5। पहला सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड, ठीक है, जो कि हमने पढ़ लिया। उसके बाद सेकेंड सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, जो कि हमने पढ़ लिया है। किसने दिया था? स्पीयरमैन। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? तो ये भी आपको पता होगा। इन्होंने एक तो द्वितत्व सिद्धांत दिया और एक त्रितत्व सिद्धांत दिया। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे? थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने भी कितने सिद्धांत दिए? बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। और उसके बाद हमने समूह तत्व सिद्धांत देखा, जो कि थ्रस्टन ने दिया था। 5 सिद्धांत हमने कवर अप कर लिए। अब लास्ट के 5 बचे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो इनको समझने की कोशिश आसानी से करना। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहना। बहुबुद्धि सिद्धांत हमने पढ़ा था। बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो
गार्डनर के द्वारा दिया गया था। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक थी, हार्वर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक थी, ठीक है, जिसमें फ्रेम्स ऑफ माइंड और पूरा नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस पुस्तक का नाम था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो 8 से 9 प्रकार बताए थे, जो हम पढ़ेंगे। भाषात्मक बुद्धि, लेखक, कवि, प्रवक्ता, रिपोर्टर भाषात्मक बुद्धि के अंदर आते हैं। तार्किक गणितात्मक बुद्धि, जिसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक गणितज्ञ आते हैं। संगीत बुद्धि, जिसमें संगीतकार, बांसुरी वादक आदि आते हैं। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, जिसमें नृत्यक, जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी, शिल्प, चिकित्सक आदि आते हैं। चिकित्सक या शल्य चिकित्सक याद रखना, ठीक है, ये शल्य चिकित्सक याद रखना। अब बात करते हैं स्थानिक देशिक बुद्धि, जिसमें स्थान व दूरी का सही प्रतिक्षण करने वाली बुद्धि तथा बीम निर्माण प्रतिरूप निर्माण करने वाली बुद्धि को गार्डनर ने स्थानिक अथवा देशिक बुद्धि कहा। आर्किटेक्ट, मूर्तिकार, पायलट, नाविक, ड्राइवर, शतरंज खिलाड़ी आदि स्थानिक बुद्धि में आते हैं। स्थानिक बुद्धि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अंतर व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व, 2 प्रकार बताए गए, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, बार बार आता है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अंतर व्यक्तित्व यानी कि दूसरों को समझने वाली बुद्धि को अंतर व्यक्तित्व कहते हैं, जो कि नेता, वैज्ञानिक या फिर शिक्षक में होती है। अंतः व्यक्तित्व स्वयं को समझने की बुद्धि, ये किस में होती है? आध्यात्मिक नेता और मनोवैज्ञानिक या फिर संत में होती है अंतः व्यक्तित्व। अंतः मीन्स कि अपनी बुद्धि, अपने आप को समझने की शक्ति, और अंतर व्यक्ति मतलब कि दूसरों को समझने की शक्ति। गार्डनर ने अपनी पुस्तक इंटेलिजेंट फ्रेम्ड मल्टीपल इंटेलिजेंट फॉर द 21st सेंचुरी 1999 में 8वां प्रकार प्राकृतिक बुद्धि जोड़ा। 8वां, अभी तक हमने 7 प्रकार हमने पढ़ ली थी, और 8वां प्रकार प्राकृतिक बुद्धि जोड़ा, नेचुरल इंटेलिजेंट। किसान, पर्यटन, शिकारी, वनस्पति उसमें आते हैं, और अन्य प्रकार शिक्षा शास्त्र भी जोड़ा आगे चल के, तो टोटली 9 प्रकार हुए, ठीक है। तो हमने बुद्धि के 9 सिद्धांत, मतलब कि अभी तक 6 सिद्धांत पढ़े। पहला था अल्फ्रेड बिने द्वारा एक तत्व सिद्धांत। द्वितत्व और त्रितत्व किसके द्वारा दिया गया था? तो स्पीयरमैन के अनुसार। समूह तत्व थ्रस्टन के अनुसार। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि था वो किसके द्वारा दिया गया था? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। इस प्रकार से हमने 6 सिद्धांत पढ़ लिए। अब पढ़ रहे हैं 7वां सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत। इसको भी समझ रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है वैज्ञानिकों द्वारा, उसको ध्यान से सुनना और समझना। ये भी इजी है, इसको और भी इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, प्रतिपादक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखो, त्रिचापीय एक सर्कल होता है, अभी समझना, एक सर्कल होता है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, तो उसे क्या कहा गया है? त्रिचापीय सिद्धांत, ठीक है। एक तो इसमें नाम कितने हैं? देखो, नाम में अक्षर कितने हैं? 3 ही है, रॉबर्ट, स्टर्न और बर्ग। तो त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। त्रितत्व सिद्धांत ये किसने दिया, ऐसा पूछे तो स्पीयरमैन ने। त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इनकी पुस्तक का नाम बार बार पूछा जाता है, जिसको ध्यान में रखना। बियॉन्ड आईक्यू उनकी बुक का नाम है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस पुस्तक को लिखा था, जिसमें 3 प्रकार बताए थे बुद्धि के। घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, जब आपके साथ कोई घटना घटती है तो उसे घटकीय और उसका विश्लेषण करना, यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि कहलाती है। पहला प्रकार ये। अनाभाविक या फिर सृजनात्मक बुद्धि, जब वो आप अपने अनुभव से सीखते हो या फिर अपनी मतलब कि अपने माइंड से सृजन करते हो जिन थ्योरियों को, उसे अनुभविक या फिर सृजनात्मक बुद्धि कहा गया। लास्ट प्रकार बताए संदर्भात्मक या फिर व्यवहारात्मक बुद्धि, जब आप अपने व्यवहार को दूसरों के सामने प्रकट करते हो, उसे व्यवहारात्मक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि कहा गया। इस प्रकार से बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत हमने पढ़ लिया। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बताओगे? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा। कौन सी पुस्तक में दिया गया है? बियॉन्ड आईक्यू उनकी पुस्तक में थी, उसमें दिया गया है। उन्होंने कितने सिद्धांत प्रकार बताए सिद्धांत में? तो 3, घटकीय, अनुभविक और संदर्भनात्मक। ये नाम आ सकते ऑप्शन में, या फिर विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक या फिर व्यवहारिक, ठीक है। अब नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यह सिद्धांत बहुबुद्धि की सूचना प्रक्रम उपागम इंफॉर्मेशनल प्रोसेस और मॉडल का प्रतिनिधित्व सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत को मतलब कि और एक और नाम से जाना जाता है, जिसका क्या नाम है? सूचना प्रक्रम का उपागम।
तो ये किसने सिद्धांत दिया सूचना प्रक्रम का सिद्धांत? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। त्रिआयामी सिद्धांत की बात करते हैं, ये 8वां प्रकार था जो मैं आपको बता देता हूँ। 8वां प्रकार ये रहा। त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, पहले हमने पढ़ा त्रितत्व सिद्धांत जो कि स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा त्रिचापीय सिद्धांत जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। अब पढ़ रहे हैं त्रिआयामी सिद्धांत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? तो 8वें नंबर की। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये अगर आपको समझ में आ गई तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद की जो 2 और थ्योरी बचेंगी, 9वीं और 10वीं, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है। त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफर्ड द्वारा दिया गया था। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? जेपी गिलफर्ड के द्वारा। त्रिचापीय सिद्धांत अगर कोई पूछे तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा, और त्रितत्व सिद्धांत पूछे तो स्पीयरमैन के द्वारा। अब इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी थी? नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसमें इस सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसे फॉर फैक्टर फेस्टा भी कहा गया है, टीडी थ्योरी कहा गया है, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल कहा गया है, उसके बाद सृजनात्मक मॉडल कहा गया है, ओसीपी मॉडल कहा गया है, अपसारी चिंतन सिद्धांत कहा गया है, एसओआई मॉडल भी कहा गया है। तो ये सारे नाम आपको समझने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत जो है उसके अलग अलग नाम हैं जो जेपी गिलफर्ड द्वारा दिया गया था। और बुक का नाम क्या है? नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट। बुक का क्या नाम है? एक बार फिर से देख लो, नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट। किसके द्वारा दिया गया था? जेपी गिलफर्ड द्वारा ये बुक लिखी गई थी। और त्रिआयामी सिद्धांत इस सिद्धांत का नाम है। और अन्य नाम पूछे तो बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल है, उसके बाद फॉरेक्स फेस्टा है, स्ट्रक्चर मॉडल भी कहते हैं, संरचनात्मक मॉडल भी कहते हैं, टीडी थ्योरी भी कहते हैं, ओसीपी थ्योरी भी कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं, और एसआईपी मॉडल भी कहते हैं। गिलफर्ड ने बुद्धि के निम्न 3 प्रकार बताए थे। पहला सक्रिय प्रकार बताया, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा उत्पाद परिणाम। ठीक है, और उनको भी अंदर ही उनके प्रकार भी बताए। जैसे कि पहला सक्रिय है, तो सक्रिय के दूसरे नाम क्या है? प्रक्रिया, परिचालक, ऑपरेशनल। ठीक है, अब उसकी शॉर्ट फॉर्म CCDEM, यानी कि उसके अंदर भी प्रकार है कोग्निकेशन, कन्वर्जन, डाइवर्जेंट, इवोल्यूशन, मेमोरी, जिसमें संज्ञानात्मक आता है, अभिसारी आता है, अपसारी आता है, मूल्यांकन आता है, और स्मृति आता है। ये किसके अंदर आते हैं? तो सक्रियता के अंदर आते हैं। जो बुद्धि की, मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? जेपी गिलफर्ड के बारे में। जेपी गिलफर्ड ने 3 प्रकार बताए, और तीनों में अलग अलग प्रकार बताए। पहला प्रकार बताया था सक्रियता में भी संज्ञानात्मक बताया, फिर अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन और स्मृति, 5 प्रकार बताए। किसके 5 प्रकार बताए? तो सक्रियता के प्रकार बताए। अब दूसरा प्रकार क्या बताया था? विषय वस्तु के अंदर भी व्यवहारिक, आकृत्यात्मक, अर्थात्मक, संकेतात्मक और प्रतीकात्मक सिद्धांत बताएं। तीसरा प्रकार उत्पादक परिणाम, प्रोडक्ट बताएं, जिसमें और अंदर प्रकार बताएं कौन कौन से? श्रेणी, निहितार्थ, संबंध, प्रणाली, परमात्म एवं इकाई, आशय, ये अलग अलग प्रकार बताएं। ठीक है, निहितार्थ है, उसके प्रणाली है, रूपांतरण है, ये प्रमात्म नहीं है, रूपांतरण है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, रूपांतरण है। इस प्रकार से हमने जेपी गिलफर्ड के प्रकार को भी पढ़ लिया। अब ये 9वां सिद्धांत है, यहाँ पर मिस टाइप हुआ है, 9वां सिद्धांत है ये। ठीक है, ऑर्थर जेनसन ने दिया था, पदानुक्रमिक मॉडल। ठीक है, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर, 2 स्तर बताए थे इनके अनुसार। यहाँ पर जो है मिस टाइप हुआ है, 8वां नहीं है, कितना संख्या है यहाँ पर? 9वीं है, क्योंकि हमने पहले से 8 पढ़ लिए हैं, अब 9वां सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ऑर्थर जेनसन ने पदानुक्रमिक मॉडल दिया। बुद्धि की योग्यता को 2 स्तरों में बांटा गया। प्रथम स्तर बताया गया जिसमें साहचर्य अधिगम होता है, जिसमें आगत व निर्गत समान होते हैं, जैसे रटना किस में रखा गया? प्रथम स्तर में। जैसे कि कोई बच्चा याद भी कर रहा है तो उसे जल्दी याद भी हो रहा है क्योंकि रट रहा है, और जल्दी भूल भी रहा है क्योंकि रट रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रथम स्तर। ये दूसरा स्तर क्या बताया? इसमें संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है जो उच्च स्तरीय कौशल के रूप में आगत को एक प्रभावी निर्गत के रूप में परिवर्तन कैसे करती हैं, जैसे समस्या समाधान।
तो दूसरा स्तर क्या बताया, समस्या समाधान करने की बुद्धि, जिसमें एक व्यक्ति पहले तो अपनी आई हुई प्रॉब्लम को समझता है, फिर उसको सॉल्व करता है, तो उससे प्रभावी आंसर मिलता है उसको। वैसे ही उसे ही द्वितीय स्तर कहा गया है, किसके द्वारा, ऑर्थर और जेनसन के द्वारा। ठीक है, तो हमने अभी तक 9 सिद्धांत पढ़ लिए थे, अब लास्ट 10वां सिद्धांत पढ़ना है, और उसके बाद हमने जो सिद्धांत पढ़ने थे बुद्धि के, वो सारे पढ़ लिए होंगे। ठीक है, 10वां सिद्धांत बर्ट व वर्नर द्वारा, इसे भी पदानुक्रमी मॉडल कहा गया है या फिर स्मृति कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पदानुक्रमी सिद्धांत आ जाए और वहाँ बर्ट और वर्नर का नाम आए तो उसी ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, और दोनों का नाम अलग अलग आए तो एक ही नाम आएगा, दोनों या तो दोनों के साथ में आएंगे या फिर इन दोनों में से किसी एक का नाम आएगा। ठीक है, बर्ट व वर्नर ने बुद्धि की संरचनात्मक को एक श्रृंखला के प्रारूप में प्रस्तुत किया, पर स्पीयरमैन के जी व सबसे नीचे एस तत्व को रखा तथा मध्य में स्टर्न और गिलफोर्ड को शामिल कर शंकु के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्नर और बर्ट का सिद्धांत देखना है तो उन्होंने सबसे पहले जी फैक्टर बताया और सबसे लास्ट में एस फैक्टर बताया। आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा ये जी एस फैक्टर किसने बताया था, स्पीयरमैन ने। तो उसी के सिद्धांत में थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने बर्ट और वर्नर ने सिद्धांत दिया, जिसमें सबसे पहले जी फैक्टर रखा गया और सबसे एंड में एस फैक्टर रखा गया। और मध्य में कौन कौन से फैक्टर रखे गए, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक, ये किसके थे, थ्रस्टन के। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया वर्नर और बर्ट के द्वारा पदानुक्रमिक सिद्धांत। जी सामान्य कार्य के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वेद, मौखिक संख्यात्मक शैक्षिक योग्यता वेद में बताई गई। के एम में प्रयोगात्मक, यांत्रिक, स्थानिक व शारीरिक योग्यताएं बताई गई। इस प्रकार से हमने आज अभी तक पहले डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद बुद्धि के प्रकार पढ़े और बुद्धि के सिद्धांत पढ़े, जो कि 10 बुद्धि के सिद्धांत को यहीं तक पढ़ेंगे। मीन्स के बुद्धि के सिद्धांत तक हमने क्लास ले ली है। अब बुद्धि परीक्षण की जो थ्योरी है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।